हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्राइज एजुकेशन। हम लोग पार्ट 16 को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है पेपर 1 का हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डिटेल में जाएंगे। एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, तो इसको स्किप करके मत जाइएगा, एंड तक जाइएगा और अच्छा से देखिए, एंजॉय कीजिए। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्यूज वगैरह वहाँ पे बहुत उम्दा लेवल का चल रहा है, एक बजे जाके अच्छा से चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, तो देख लीजिए। बाकी पेपर 1 और पेपर 3 का मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में विजिट करके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जो मांस खाता है के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। तो जो मांस खाता है उसको क्या बोलते हैं? निरामिष, सामिष, सर्वभक्षी या फिर हिंसाचारी। तो देखिए, जो मांस खाता है उसके लिए वर्ड होता है सामिष। क्या होता है? सामिष। और जो मांस नहीं खाता उसको निरामिष बोलते हैं। सर्वभक्षी जो सब कुछ खाता है। हिंसाचारी होता है जो क्या करे, जो हिंसा को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब अहिंसाचारी मतलब समझता है, आप समझते होंगे कि जो हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है, हिंसा करने से रोकता है लोगों को, तो उसको बोलते हैं अहिंसाचारी। बात समझ में आ गया? तो जो मांस खाता है उसके लिए सामिष हो गया, सामिष को उल्टा निरामिष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, प वर्ग का अंतिम व्यंजन क्या है? तो आप लोगों को सारा पता होगा, पंचमाक्षर वगैरह अच्छे से जानते होंगे। क वर्ग, उसके बाद आता है च वर्ग आता है, उसके बाद ट वर्ग, फिर त वर्ग, प वर्ग, ये सब आता है। तो प वर्ग का अंतिम व्यंजन क्या होता है? तो प वर्ग का जो अंतिम व्यंजन है उसको प फ ब भ म होता है। तो ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं, पूछने नॉलेज चेक करने के लिए कि आपको पता है या नहीं है। तो प वर्ग का अंतिम व्यंजन क्या होता है? तो म होता है। और पांचों अक्षर को क्या बोलते हैं? आपको बताया था ना, पंचमाक्षर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंचमाक्षर बोलते हैं। जैसे कि क ख ग घ अ है, अंग है, तो पंच को पंचमाक्षर हम लोग बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, पंचमाक्षर। ओके, तो म आ जाएगा ना। चलिए, अंतिम व्यंजन पूछा आपसे। टोटल व्यंजन 33 और स्वर की संख्या 11, इसको याद रख लीजिएगा। निम्न में से क्रिया विशेषण शब्द को चुनना है। इनमें से बताना है आपको कि क्रिया विशेषण कौन है। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण वैसे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उसको हम लोग क्रिया विशेषण बोलते हैं। गोलाकार, विद्युतापूर्वक, दूना या फिर निर्दयी। तो क्या होना चाहिए? तो देखिए, क्रिया विशेषण में वह जैसे कि सेंटेंस होगा कि वह विद्युतापूर्वक बोला। कैसे बोला? तो विद्युतापूर्वक। तो क्रिया विशेषता कौन बताएगा बोलने का? विद्युतापूर्वक ना। यार विद्युतापूर्वक होता है एक मतलब स्कॉलर टाइप से बोलना, विद्वान जैसा बोलना। बात समझ आ रहा है? ओके, बाकी गोलाकार वगैरह देख सकते हैं आप लोग, गोलाकार वगैरह विशेषण वगैरह ये सब देखने को मिलेगा। ओके, तो समझ गया। तो ये हो गया विद्युतापूर्वक जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, तो उन्हें हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्या, वो अच्छा लिखता है, अच्छा लिखता है, तो वो अच्छा लिखता है। तो अच्छा यहाँ पे क्या? अच्छा यहाँ पे क्रिया विशेषण भी है। अच्छा विशेषण भी है, क्रिया विशेषण भी है। ओके, तो एक शब्द जो होता है से एक वाक्य में अलग अलग तरह से यूज होता है, आपको मैं पहले ही बताया था। तो ऐसे यूज होता है। तो वह अच्छा लड़का है, तो वह अच्छा लड़का अच्छा विशेषण हो गया। लेकिन वह अच्छा लिखता है, तो वह लिखने के बारे में बता रहा है, तो अच्छा यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा डिफरेंस वगैरह पता होना चाहिए। तो विद्युतापूर्वक यहाँ से क्रिया विशेषण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्या करना है? अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। यक्ष ने युधिष्ठिर को देख लीजिएगा, कभी कभी पूछ के फंसाते हैं युधिष्ठिर सही कैसे लिखा जाता है ना। तो युधिष्ठिर से पहला प्रश्न पूछा, गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं। उसके बाद सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। विदूषक को देखकर उसे सहसा हंसी आ गई। कौन सा इसमें गलत है? अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसका आंसर सी होगा। पता चल रहा है? सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। अब देखिए, कार्य यहाँ वर्ड सुपरफ्लुअस है। क्यों? यहाँ से निर्माण संपन्न हुआ अगर बोले तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि निर्माण का मतलब ही होता है कि उसका जो मतलब बनने का काम पूरा हो जाना। तो यहाँ से अलग से कार्य वर्ड देना यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो सभागृह का निर्माण संपन्न हुआ, यही शुद्ध वाक्य होगा। तो इस गड़बड़ था यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। सपेरा नामक शब्द रूप से प्रत्यय को अलग कर मूल रूप को लिखिए। यहाँ पे ना क्वेश्चन गड़बड़ है। सपेरा नामक शब्द रूप से प्रत्यय को अलग कर मूल शब्द रूप को लिखना था ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे गड़बड़ है, जहाँ से उठाया वहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखे थे। मैं बताता हूँ क्या है। सफेरा को देखिए, अगर संधि विच्छेद कीजिएगा आप लोग, ओके सॉरी, उपसर्ग प्रत्यय लगाइएगा तो सांप प्लस एरा बनता है। क्या पता है? सांप प्लस एरा। ए नहीं बनेगा क्योंकि एकार है ना, तो ए लगेगा। तो सांप प्लस एरा, तो इसमें सांप मूल शब्द हो गया और एरा प्रत्यय लगा हुआ है। ओके, तो देख लीजिए क्या पूछेगा। मूल शब्द पूछेगा तो उसको सांप लगा लीजिएगा, और अगर आपको प्रत्यय पूछेगा तो एरा लगा दीजिएगा, एरा। ओके, तो देख लीजिएगा इसका तरह से आंसर होगा। क्वेश्चन में मिस्टेक था ना, तो इसको मैं जब PDF प्रोवाइड कराऊंगा तो देखता हूँ, उसको सही कर दूंगा। तो इसमें प्रत्यय बोल दूंगा ना,
मूल रूप को लिखिए, या मूल रूप को लिखिए तो मैं सांप कर दूंगा। सांप इसका मूल शब्द होगा, एरा प्रत्यय लगा हुआ है ना, तो सांप प्लस एरा सपेरा। ओके, एरा प्रत्यय इसमें लगा है। ओके, तो देख लीजिएगा सफेरा ऐसे संधि विच्छेद होता है। मामा जोड़ेरा ममेरा, चाचा जोड़ेरा चचेरा, ऐसा पता है ना। निम्न में से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को चुनना है। भाववाचक संज्ञा बताना आपको, रेगिस्तान, हिमालय, एकता या फिर भारतवर्ष। देखिए यहाँ पे सारा चीज़ दिख रहा होगा, भारतवर्ष, हिमालय, रेगिस्तान, सब नाउन है, संज्ञा है ना। एकता जो है क्या होता है, एकता जो है आपका भाववाचक संज्ञा के बारे में बात कर रहा है, जिससे किसी के भाव गुण के बारे में पता चलता है, उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि एकता हो गया, यहाँ से देख सकते हैं दुर्बलता वगैरह हो जाता है, हमें ना वीकनेस होता है, स्ट्रेंथ वगैरह होता है, यूनिटी वगैरह, ऑनेस्टी वगैरह, तो ये सारा चीज़ क्या आता है, भाववाचक संज्ञा में आता है। और ये सारी जितनी चीज़ें हैं हमारे ज्ञान इंद्रिय से बिलोंग नहीं करते हैं। ज्ञान इंद्रिय समझते हैं ना, सेंस ऑर्गन जिसको आप बोलते हैं, 5 है सेंस ऑर्गन, आँख, नाक, कान, गला, त्वचा, हो गया 5 या कुछ बचा है, ठीक है। गला की जगह जीभ भी कभी कभी बोला जाता है। ओके, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ से क्या होता है, एकता आ जाएगा, एकता भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं। रिजु शब्द का रिजु जो का शब्द का जो है से विलोम शब्द आपको बताना है। रिजु मतलब आखिर होता क्या है। चलिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको पढ़ा देते हैं आज। ओके, आप लोग बोलते रहते हैं कि मैथमेटिक्स क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो दो चीज़ देखिए, जब आप लोग कौन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कौन मतलब समझ रहे हैं ना, तो आपने इस तरह से बहुत सारी चीज़ पढ़ा होगा आपने। ओके, चलिए आज आपका करा ही दे रहे हैं। ओके, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, उसके बाद ए हो गया, और यहाँ से एक बिंदु यहाँ से डालते हैं, ए हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा एंगल को डिनोट करते हैं, वह लेस देन है 90 डिग्री से। ओके, क्या है, लेस देन 90 डिग्री से है, या थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यहाँ से थीटा एंगल को डिनोट करते हैं, या थीटा इज ग्रेटर देन है आपका 90 से, यहाँ से थीटा जो है इक्वल टू 180 डिग्री है, और यहाँ से जो थीटा है, क्या है, थीटा है वह जो है आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री ना, यही है। ओके, चलिए तो होता क्या है ना कि जब इसको आप लोग बोलते हैं, जो सरल कोण होता है, क्या होता है, सरल कोण होता है, जिसको आप लोग रिजु कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजु कोण। तो रिजु मतलब सीधा होता है, क्या होता है, सीधा होता है। तो देख लीजिए, स्ट्रेट लाइन होता है ना, उसको रिजु बोलते हैं। तो रिजु का उल्टा क्या हो जाएगा, जो सीधा है उसके बाद उल्टा। तो कुछ एंगल भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो बहुत लोगों को तो पता होगा। तो रिजु का विलोम क्या होगा, रिजु का विलोम होगा वक्र, क्योंकि रिजु का अर्थ क्या होता है, रिजु का अर्थ होता है सीधा, इस तरह का। ओके, चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, वक्र, इस तरह का। आप लोग तो पढ़े होंगे ना सीधी रेखा और वक्र रेखा, तो उससे समझ लीजिएगा, रिजु मतलब ही सीधा ही होता है। आंख लगना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो बहुत लोग कंफ्यूज जाएंगे। आसक्त होना, नींद आना, गहरी नींद में सोना, आंख में चिपक जाना। तो ज़्यादा टेंशन इसको लेना नहीं है। अब गहरी नींद में सोना इसका मीनिंग नहीं होगा ना, घोड़ा बेचकर सोने का मतलब होता है गहरी नींद में सोना। ओके, यहाँ पे आंख लगना का तात्पर्य है नींद आना, आंख लगे उसे मतलब नींद आ गया। ओके, घोड़ा बेचकर सोना मतलब गहरी नींद में सोना, कुंभकर्ण का नींद सोना मतलब गहरी नींद में सोना। ओके, बहुत दिनों तक सोना। तो कुंभकर्ण का रिकॉर्ड कोई तोड़ देते हैं। मुझे ना कभी कभी हंसी आती है, जैसे कि लोग को बोला जाता है, अगर कोई लोग को देखिएगा ना, तो कम से कम अपने जीवन में एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कोई 12 घंटा सोता है, क्या होता है, 12 घंटा सोते हैं आप लोग, तो 24 घंटा हुआ, तो 24 का तो हाफ हुआ ना। चलिए, कोई इंसान मान लेते हैं कि 19 ईयर्स जिया, तो समझिए कि 45 साल सिर्फ सो रहा था। इजंट इट इंटरेस्टिंग। तो सोचिए कि 45 साल पुरानी क्या था, सिर्फ सो रहा था। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बनाते रहता हूँ, तो ऐसा होता है। हम तो 8 घंटा सो रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आप लोग जीवन में 22.5 साल आपने सोकर बिता दिया। ओके, 8 घंटा। चलिए, तो ज़्यादा सोना नहीं है, उतना ही सोइए जितना आपको काम हो। बाकी फ्यूचर में बहुत सारा चीज़ काम करना होता है, ध्यान दीजिए। नींद होता क्या है ना कि जैसे कि आपका बॉडी होता है, जिस तरह से बॉडी को ढालिएगा नींद भी उसी तरह से हो जाएगा। जैसे कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, थोड़ा नींद ज़्यादा लगेगा, और कम काम कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है। ओके, नींद काम पर लीजिए, और बाकी आपका फ्यूचर के लिए जहाँ भी आपको टाइम का जो इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है कीजिए। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, स्वर, विसर्ग, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए तपोवन में समझते हैं, इसका संधि विच्छेद कीजिए। तप प्लस 1 बनेगा ना, संधि विच्छेद क्या होता है, तप प्लस 1। और देखिए, मैं तो बोला था कि संधि का वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और संधि मतलब जल्दी ही प्रोवाइड कराना था, बट क्या करें, संडे का भी टेस्ट हो गया, आपको डेली बाई डेली वीडियो लाना ही होता है।
और लाइट भी आजकल इतने ज़्यादा काटे जा रहे हैं ना, गर्मी जब आता है ना तो लोगों का पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम चला आता है। तो इतने ज़्यादा लाइट काट रहे हैं कभी भी ना पीपीटी भी नहीं बन पाता है। तो इस वजह से तो आपका तो झारखंड का वीडियो भी नहीं आ पा रहा है। ओके, तो देखिए इन्जॉय कीजिए सारा चीज़ को, प्रोवाइड तो कराऊंगा, और जल्दी कीजिए ना, एग्जाम वगैरह आपको टाइम से देखने को मिल जाएगा। तपोवन में देखिए तपा +1 हो गया, तो सिंपल सी बात है, विसर्ग है, क्या है, विसर्ग है, तो इसको क्या हो जाएगा, आपको इसको विसर्ग होगा तो विसर्ग संधि हो गया। ओके, तपा +1 इसका संधि विच्छेद होगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है, क्या होता है, किन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है। देखिए कुछ कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनका आपको उच्चारण कीजिएगा तो उसका मुंह का कोई भी पार्ट उसको टच नहीं करेगा, जैसे व और य, मुंह का कोई भी पार्ट आपको टच नहीं करेगा, व य कोई पार्ट टच नहीं करेगा, तो उस सबको अर्धस्वर कहते हैं। दो ही है, व और य, तो इसको याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए सही वर्तनी चुनना है, क्या है, सही वर्तनी चुनना है। अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है ना, अंतर्गत ऐसे है, अंतर्गत ऐसे लिखिए या अंतर्गत ऐसे लिखिए, उपरोक्त से कोई नहीं। तो देखिए सही अंतर्गत जो लिखाएगा वह सी नंबर होगा ना, अंतर्गत क्या होगा, अंतर्गत। ओके, तो ऐसे लिखा था अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कौन सा सब स्त्रीलिंग है, आपको बताना है कि स्त्रीलिंग कौन है, पानी, बाल्टी, चूड़ी या प्रेमली। यहाँ से देख लीजिएगा, ये पानी शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं ना, पानी शब्द जो है पुल्लिंग है, क्या है, पानी शब्द जो है आपका पुल्लिंग देखने को मिलेगा। ओके, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ तक कि जल आप लोग सब देखें ना, जल, जल, नीर वगैरह जो होता है, जो पानी का आपका देखने को मिलेगा, पर्यायवाची शब्द मिलेगा, वह जो है से आपका जल जो है से स्त्रीलिंग देखने को मिलता है, लेकिन पानी शब्द पुल्लिंग है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। बाल्टी, चूड़ी और इमली जो है यहाँ से आपको स्त्रीलिंग शब्द देखने को मिलेंगे। ओके, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जबकि जल स्त्रीलिंग है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, इनमें से द्वंद्व समास के एग्जाम्पल बताना है। द्वंद्व समास आपको पढ़ाया था ना, समास का वीडियो मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ, समास देख लीजिएगा, वाक्य वगैरह बहुत सारा मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो उसको जाकर एंजॉय कीजिए, वीडियो को देख लीजिएगा। समास, संधि, वाक्य वगैरह ऐसे ऐसे टॉपिक है ना जिसे क्वेश्चन बनना ही है आपको, और मात्र आपको 60 क्वेश्चन में से आपको पता है ना 60 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज से आएगा, 30% तो स्कोर करना है, लेकिन इतना भी नहीं कीजिएगा ना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा ना, पेपर 2 और 3 में आप लोग मतलब उसका कोई भी जाँच ही नहीं होगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से कर लीजिएगा। ओके, और निगेटिव मार्किंग है ना -1, तो थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा टेंशन हो जाता है। तो द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है उसमें द्वंद्व बोलते हैं। द्वंद्व यूज समझे हैं, दोनों आपस में लड़ रहा है, तो न तो रुपया की बात हो रहा है न तो पैसा की बात हो रहा है, बात हो रहा है दोनों का, तो रुपया पैसा में का द्वंद्व समास हो गया। चौराहा देखिएगा, 4 राहों का समूह, उसमें द्विगु समास हो जाएगा। पहला समास जो है से हो गया नेत्रहीन, मतलब नेत्र से हीन हो गया, क्या होगा, हो गया नेत्र से हीन हो गया। इसमें तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष में आपादान तत्पुरुष है। पीताम्बर, पीला है वस्त्र, पीताम्बर में देखिए 2 समास होता है, आपको बहुत सारा बताया था। पीला वस्त्र है जिसका बनाइएगा तो कर्मधारय भी चला जाएगा, और नहीं ऐसे बनाइएगा तो आपका जो है पीला है वस्त्र जिसके, ठीक है, पीला अंबर यानी कि पीताम्बर यानी कि पीला अंबर, तो यहाँ पे कर्मधारय चला जाएगा, विशेषण जो विशेषण और विशेष्य का उपबंध आएगा तो। लेकिन यहाँ पे पीला है वस्त्र जिसके, अर्थात जो कृष्ण जी होंगे, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, उस केस में यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें ध्यान देख दीजिएगा। ओके, अगर ऑप्शन कैसे आते हैं तो एग्जामिनर थोड़ा सा ध्यान से अगर सेट करे क्वेश्चन तब तो ना, तो पता चला कि कर्मधारय बहुव्रीहि दोनों डाल दे रहे हैं, तो दोनों समास इसमें आ जाता है कभी कभी। फॉर द टाइमिंग आंसर आपका हो गया रुपया पैसा, रुपया पैसा में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा जो वर्ण है मूर्धन्य है, ठीक है, तो बताना है कि मूर्धन्य क्या होता है, तो घ, झ, ढ या फिर फ। तो देखिए जो मूर्धन्य आपको देखने को मिलेगा वह आंसर हो जाएगा ढ। बताता हूँ मूर्धन्य क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए जैसे क्या होता है कि मूर्धन्य व्यंजन किसको बोलते हैं, तो जिनको जैसे जिह्वा के लचीले के सामने के हिस्से से उच्चारण होता है ना, जिह्वा जो आपका जीभ है उसका जो आगे वाला हिस्सा है उससे उच्चारण होता है। जैसे बोलिए एक क्रीड जो व्यंजन है मूर्धन्य व्यंजन, देख लीजिएगा, टवर्ग, टवर्ग में टोटल कितना आता है, पंचमाक्षर, आपको बताया ना कि पंचमाक्षर में जितना भी उसको बोलते हैं टवर्ग, चौवर्ग, ये सबको पंचमाक्षर, 5 अक्षर को पंचमाक्षर बोलते हैं। टवर्ग में कितना आएगा, ट, ठ, ड, मूर्धन्य न, तो टवर्ग, उसके बाद र और र, ये दोनों को मिला दीजिएगा तो सारा जो होगा ना से आपका मूर्धन्य व्यंजन में आ जाएगा, तो थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा। ओके, तो आंसर क्या हो गया, आंसर आपका ढ था ना, मूर्धन्य व्यंजन का एग्जाम्पल है। तो चारों जो जितना भी आपको 5 और 2 7 हो जाएगा ना, पांचों पंचमाक्षर और र और ल, 7 ऐसे मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत गिने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन और अल्पप्राण व्यंजन के बारे में आपको बताएंगे। देखिए तो महाप्राण व्यंजन जो है से कौन होता है, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा अक्षर, पहला तीसरा दूसरा चौथा होना चाहिए, दूसरा चौथा तीसरा पांचवा या फिर पहला और पांचवा, तो किसको आप लोग महाप्राण व्यंजन बोलते हैं। तो आइए थोड़ा सा ना आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ महाप्राण व्यंजन और अल्प प्राण व्यंजन के बारे में, उसके बाद जो है से इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिएगा महाप्राण व्यंजन वैसा होता है जिनको मुख्य के प्रवाह के साथ बोला जाता है, जैसे कि ख मुख्य से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, जैसे ख, घ,
झ और फ। इसके अलावा भी देख लीजिएगा जो अल्परान व्यंजन वह होता है जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, जैसे कि क, ग, ज और प। अब थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। तो ख का पोजीशन नंबर क्या होता है? ख अगर लिखिएगा तो सेकंड पोजीशन पे आता है और घ जो है से चौथा पोजीशन पे आता है। अगर यहाँ से देखिएगा तो क जो है से वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है और ग जो है से थर्ड पोजीशन पे आता है। तो अगर आपसे पूछें कि जो महाप्राण है उसका पोजीशन सेकंड और फोर्थ हो गया तो वो महाप्राण हो गया, और फर्स्ट और थर्ड पूछे कि जितने भी पंचमाक्षर है उसका प्रथम और थर्ड अक्षर क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग अल्प प्राण बोलते हैं। समझ में आ गया? तो अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन आपको समझ में आ चुका होगा। जिनको जो है से कम वायु प्रवाह के साथ अगर बोला जाएगा तो उसको आप लोग बोलेंगे अल्प प्राण, और जिसको ज़्यादा वायु प्रवाह के साथ बोला जाएगा तो उसको महाप्राण बोलिएगा। और अल्प प्राण जो है सब फर्स्ट और थर्ड अक्षर होता है, फर्स्ट और थर्ड लेटर समझ रहे हो, वरना क ख ग, तो क आ गया फर्स्ट और ग आ गया थर्ड, तो इस तरह से होता है। और जो क्या बोलते हैं सेकेंड और फोर्थ होता है महाप्राण। तो इस तरह समझ चुके हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो आंसर था आपका क्या हो जाएगा, आपका दूसरा और चौथा में टिक लगा लीजिएगा, महाप्राण व्यंजन जिसमें ज़्यादा वायु प्रवाह निकलता है। ओके, ख घ इस तरह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। किस शब्द में अनुस्वार के स्थान पर मूर्धनी न लिखा जा सकता है? अब एक क्वेश्चन है कि किस शब्द में अनुस्वार के स्थान पर मूर्धनी न आधा लिखा हुआ है लिखा जा सकता है? पंक्ति, पंजा, पंडित या 15? आप लोग क्या 15 ऐसे लिख सकते हैं? 15 नहीं ना, ऐसे लिख सकते हैं। यही बोला जा रहा है कि किसमें आप लोग मूर्धनी न आधा मूर्धनी न का यूज करके लिख सकते हैं, किस शब्द को लिख सकते हैं, यही क्वेश्चन था। तो इसमें ना पंडित एक ऐसा शब्द है जिसको आप लोग लिख सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पंडित एक ऐसा शब्द है जिसमें आप लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, मूर्धन्य न का यूज करके, जैसे हो गया पंडित, तो इसको मूर्धन्य न का यूज करके आप लोग लिख सकते हैं ऐसे। ओके, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग डाल सकते हैं। पंडित में अगर आइन प्रत्यय लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा? पंडित में आइन प्रत्यय लगा दीजिएगा तो पंडिताइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पंडिताइन। ओके, तो कोई अगर पंडिताइन होंगे तो बुरा मत मानिएगा। ओके, तो पंडित में आइन होगा तो पंडिताइन बनेगा। शुक्ला में शुक्लाइन। कौन सा शब्द अनुनासिकता है? अनुनासिकता कौन कौन है? सौंदर्य, संचित, सौंपना, फिर संपत्ति। अब देखने से अभी से कुछ देर पहले बताया कि इसको हम लोग अनुस्वार बोलते हैं, अब इसको हम लोग बोलते हैं अनुनासिक बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो कहीं अनुनासिक दिख नहीं रहा है, तो फिर हम कैसे किस शब्द को अनुनासिक बोलेंगे? सारा तो अनुस्वार दिख रहा है, एक बिंदु दिख रहा है, तो उसको आप लोग अनुस्वार बोलते हैं। तो ऐसा नहीं दिख रहा है। तो आइए थोड़ा समझाते हैं ना कि अनुनासिकता का आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। क्या है अनुनासिकता का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड इसको कर लीजिएगा कि जैसे कि मान लेते हैं कि कोई दीर्घ स्वर के बाद है, क्या है? दीर्घ स्वर के बाद कोई अगर अनुस्वार आता है तो उसका उच्चारण अनुनासिक जैसा होता है। जैसे देख लीजिएगा, आँख, पाँच, आँख है, पाँच है, ईंधन है, उसके बाद ई के ऊपर बिंदु होता है ना, लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, गड़बड़ करके लिखते हैं कभी कभी, ई के ऊपर बिंदु होता है ना, ईंधन है, ऊँट है, सांभर है। ओके, सांभर आपको पता है ना, उसके बाद सौंपना है। ओके, चलिए, तो ये सारा तो सौंपना वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ से। तो यही सारा जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको क्या आता है? एक अनुनासिक जैसा इसका उच्चारण होता है। अब दीर्घ स्वर क्या होता है ये भी थोड़ा सा समझ ही लीजिए, क्यों टेंशन में रह रहे हैं आप लोग। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, जैसे कि इनकी संख्या जो है 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। जैसे अ के बाद अ, ठीक है, अ हटा दीजिए यहाँ से, उसके बाद हर्षिकार हटा दीजिएगा, उसके बाद हर्षुकार हटा दीजिएगा और हर्षिक हटा दीजिएगा। इस सब को हटा दीजिए। तो इसको जिसको बोलने में कम समय लगेगा उनको बोलते हैं हम लोग, ज़्यादा समय लगता है उसको हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे आ हो गया, बड़ी हो गया, बड़ी ऊ हो गया, ई हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ये सबको दीर्घ स्वर बोला जाता है। और जिनको उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर बोलते हैं। तो हर्ष और दीर्घ स्वर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे 4 हैं, अ, ई, हर्ष और हर्षरी, ये 4 हैं, तो इनको मूल स्वर भी बोला जाता है ना, इनको मूल स्वर भी बोला जाता है। क्वेश्चन कैसे भी आएगा तो समझ लीजिएगा। और बोला जाता है कि हर स्वर से इतना दुगना समय लगता है तो उनको दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो इनको दुगना टाइम लगता है इसको बोलने में। ओके, दीर्घ स्वर को। क्लियर? तो ये सारा हो गया ना, तब समझ में आ चुका है ना। जो आपका सौंपना वर्ड था यहाँ पे, क्या था? सौंपना वर्ड हो गया। इसमें अनुनासिकता है, अनुस्वार तो है, लेकिन एक्चुअली में क्या है? दीर्घ स्वर के बाद है ना औकार लगा हुआ है ना, सौंपना औकार, तो औकार के बाद बिंदु लगा हुआ है, तो यानी कि अगर जो है से दीर्घ स्वर के बाद क्या लगा हुआ है? अनुनासिक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? अनुस्वार लगा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें अनुनासिकता है। क्लियर है? समझ में आ चुका होगा? आएगा क्यों नहीं, इतना डिटेल में समझा रहा हूँ तो आया ना? नहीं आएगा तो बताइए कमेंट बॉक्स में।
आपको ना शब्द का वर्तनी सही बताना है कि इसमें सही जो है से वर्तनी किसका है। वर्तनी समझ रहे हैं ना, वर्तनी मतलब कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। जैसे कि बार बार बता, उज्ज्वल, उज्ज्वल तो सब गलत लिखते हैं, दोनों जगह आधा जा होता है उज्ज्वल। ओके, चलिए आपका भविष्य उज्ज्वल हो। तदोपरांत अतिशयोक्ति, अनुकूल या फिर पूर्णद्वार, क्या है इसमें, पूर्वद्वार है। देखिए इसमें जो सही वर्ड है पूर्वद्वार, क्या है पूर्वद्वार जो वर्ड है यही सही है। अनुकूल गलत है ना, क्या है अनुकूल गलत है, अनुकूल ऐसे लिखा था अनुकूल। अतिशयोक्ति में पूरा स लिखिए, अति लग रहा है अजीब टाइप का, लेकिन अतिशयोक्ति ऐसे लिखा था, आपको ऐसे भी डाल सकते हैं अतिशयोक्ति लिखने के लिए। ओके, और तदुपरांत तदुपरांत होता है, क्या होता है तदुपरांत, ऐसे लिखिएगा सही इसको। ओके, तदुपरांत। तो इस तरह कुछ कुछ गड़बड़ था, तो जो पूर्वद्वार था यही सही शब्द है, सही वर्तनी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, उससे पहले देख लीजिए यही तरह कुछ कुछ शब्द है। अतिशयोक्ति जो कि बहुत लोग गलत लिखते हैं, ऐसो शब्द है। आशीर्वाद में बहुत सारा कंफ्यूज रहता है, आशीर्वाद में व के ऊपर बिंदु लगता है। मैंने सबको लिखता है यहाँ पे दोनों जगह बिंदु जो होता है, दोनों जगह बिंदु होता है, मैंने के ऊपर सिर्फ एक पर बिंदु होता है। रुपया बहुत लोग गलत लिखते हैं, इसको ऐसे रुपया लिखा जाता है। ओके, चलिए यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा है और इसी यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा है ना, ऐसे समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से आ गया कि अशुद्ध वर्तनी आपको चुनना है। क्या है, अशुद्ध वर्तनी चुनना है। कौन है, कवियत्री, कवियत्री, प्रादुर्भाव, आकलन। आकलन तो सबको पता है सही है आकलन। ओके, इसमें क्या गड़बड़ है, बाकी सारे चुनिए। प्रादुर्भाव में लग रहा होगा गलत है, ई भी सही है, ई भी सही है और ई भी सही है, तो बचा कौन, यही बचा कवित्री। कवि इत्री नहीं होता है, कव इत्री होता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा ना। ओके, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवित्री, कव इत्री। य में लगता है छोटी की मात्रा तो ई बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साधु शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो ये सब फालतू की बात है, साधु का बहुवचन होगा ही नहीं। साधु जैसे सिंगुलर प्लुरल दोनों में काम करता है। ओके, तो साधु का स्त्रीलिंग बता सकते हैं। ओके, साधु का होगा साध्वी। ओके, क्या होगा, साध्वी निरंजन ज्योति। तो देख लीजिएगा यहाँ से दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग, दाता है क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ओके, दाता शब्द पुल्लिंग है, तो इसका जो है से स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका होगा दात्री। लेकिन दात्री देखिए बहुत अलग अलग तरह से लिखा जा चुका है। ओके, दाता का दाती मतलब कितना गजब गजब करके मतलब ऑप्शंस बनाया जाता है ना, ये दाती, दात्री, दात्री, दात्री। सही हो जाएगा ए वाला ना, दात्री जो होगा ए वाला होगा। और बड़ी की मात्रा होगा छोटी करके फंसा सकता है आपको एग्जाम में, देख लीजिएगा ना, फंसने का नहीं। कौन सा वाक्य में अच्छा जो पद है वह संज्ञा है। जैसे कि मैं आपको बहुत बार चर्चा किया था कि एक शब्द जो होता है से एक शब्द जो होता है वाक्य में वह बहुत के जैसा एक्ट कर सकता है, बहुत पद के जैसा एक्ट कर सकता है। जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम विशेषण के जैसा काम कर सकता है। जैसे देखिए वह अच्छों के साथ रहता है। ओके, वह अच्छा बच्चा है, वह अच्छा बच्चा है। ओके, तो इसमें वह अच्छा बच्चा है, वह अच्छा लिखता है, अच्छा कल आना। तो देख लीजिए वाह नहीं होना चाहिए, वो वह अच्छा बच्चा है समझना चाहिए, वह अच्छा लिखता है। चलिए देखिए यहाँ से होगा क्या ना कि जैसे कि वह अच्छा बच्चा है, तो बच्चा को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण हो गया आपको। ओके, अच्छा लिखता है तो लिखने के बारे में बता रहा था, यहाँ पे क्रिया विशेषण हो गया। क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, यहाँ पे क्रिया विशेषण। अच्छा कल आना, इसमें ना अव्यय है, अच्छा जो है अच्छा कल आना, यहाँ पे अव्यय शब्द जैसा यूज हुआ है। लेकिन यहाँ से देखिए वह अच्छों के साथ रहता है, तो अच्छों यहाँ पे किसी आदमी के लिए यूज हुआ है ना। तो जब किसी आदमी के लिए यूज होता है, ओके, क्या होता है आदमी वगैरह के लिए है, तो अच्छा शब्द क्या हो गया यहाँ पे, अच्छा वगैरह जो है यहाँ पे संज्ञा हो गया। तो वह अच्छों के साथ रहता है, इसमें अच्छा जो शब्द था अच्छे लोगों के साथ रहता है कहने का मतलब है, तो वह संज्ञा का सेंस देगा। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। शब्द में विशेषण कौन सा है, अब बताइए कि विशेषण कौन सा है। सौंदर्य, बड़प्पन, व्यक्तित्व या फिर कृतज्ञ। देखिए विशेषण क्या होता है, विशेषण जो होता है किसी की विशेषता बताता है। तो व्यक्तित्व, बड़प्पन या सौंदर्य सारा चीज जो है इसे जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। क्या है, सारा जो है भाववाचक संज्ञा है। किसी के सौंदर्य, बड़प्पन या व्यक्तित्व उसके व्यक्ति के बारे में बता रहा है, तो भाव के बारे में बता रहा है, तो भाववाचक संज्ञा हो गया। यहाँ पे कृतज्ञ ऐसे एक विशेषण है, आप थोड़ा समझना होगा तो समझिए। एक होता है कृतज्ञ आदमी, कृतज्ञ आदमी मतलब जो किए उपकार को मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। ओके, तो क्या बोलते हैं कृतज्ञ। तो कृतज्ञ आदमी यूज कर सकता है ना, तो विशेषण के बाद कोई संज्ञा शब्द अगर यूज हो जाएगा तो मतलब यूज हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो कृतज्ञ आदमी यूज कर सकते हैं, तो कृतज्ञ शब्द जो है यहाँ पे विशेषण है। समझ में आया नहीं आया। ओके, तो ये सारा ऐसे यूज कर सकते हैं। व्यक्तित्व, बड़प्पन, सौंदर्य सारा भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है, तो यानी कि संज्ञा है। क्लियर। कृतज्ञ का उल्टा हो जाएगा कृतघ्न ना, कृतघ्न हो जाएगा जो किए उपकार को नहीं मानता है।
नमक हराम और नमक हलाल बताया था ना आपको। कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल है? वह काम कर रही थी, वह काम कर चुकी थी, वह काम करती थी, वह काम कर चुकी। तो क्या लगेगा? देखिए इसमें आपको ना पूर्ण भूतकाल बोला जा रहा है, यानी कि परफेक्ट अंग्रेजी में अगर बोले तो आपको पास्ट परफेक्ट बताना है। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। तो पास्ट परफेक्ट मतलब क्या होता है? वह काम कर चुकी थी, काम एकदम खत्म हो चुका है, वर्तमान में इफेक्ट उसका नहीं है, तो क्या होगा? पूरा खत्म हो चुका है ना, तो हो गया पास्ट परफेक्ट। वह काम कर चुकी थी, ओके, तो खत्म हो चुका था पूरा, ठीक है ना। तो पास्ट परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया। पूर्ण भूतकाल है, परफेक्ट मतलब पूर्ण होता है, पता है ना आपको, पास्ट मतलब भूतकाल, पास्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाक्य में द्विकर्मक क्रिया क्या होता है? तो देखिए द्विकर्मक क्रिया समझिए थोड़ा सा। कोई वाक्य में आपको दो कर्म देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? दो कर्म देखने को मिलेगा। कर्म तो पता है ना, जो मतलब जो क्रिया का जिस पर फल पड़े उसको हम लोग कर्म बोलते हैं। और कर्म को आप लोग क्या और या किसे करके पहचानते हैं? जैसे में समझिए, वह राम को पुस्तक देता है, वह राम को सुलाता है, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, आज तो खाना खाना ही पड़ेगा, आज तो खाना खाना ही पड़ेगा। तो देखिए एक ही खाना का अलग अलग अर्थ है, खाना खाना पड़ेगा, ओके। अब्दुल रहीम खाना तो देख लीजिए द्विकर्मक क्रिया किस में है। तो देखिए यहाँ से द्विकर्मक क्रिया जो है से ऑप्शन नंबर ए में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या और किसको प्रश्न कीजिए, देना यहाँ पे वर्ब देखने को मिलेगा, यहाँ पे है वगैरह लगता है, इसको सहायक क्रिया वगैरह यूज होता है, यहाँ से सहायक वर्ड्स होते हैं ये सब जो मुख्य क्रिया को सहायता प्रदान करते हैं। तो क्या और किसे, ठीक है, क्या और किसे। तो वह राम को क्या देता है? तो इनसे मिल गया पुस्तक। वह किसे पुस्तक देता है? राम को। तो यहाँ पे जो है से दो कर्म था, इसलिए द्विकर्मक हो गया, ओके। सकर्मक अकर्मक द्विकर्मक को सब बताया था ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाक्य में क्रिया अकर्मक। अकर्मक क्रिया को कुछ एग्जाम्पल ने बताया था। आप लोग रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं? वीडियो रिवाइज कीजिए। अकर्मक सकर्मक बहुत सारा मिलेगा, जैसे कि बहुत सारा बताया था। राम खाता है, राम गाता है, राम जाता है, राम लिखता है। तो यहाँ से देखिएगा राम गाता है तो आंसर अगर सेंटेंस तो पूरा नहीं है, लेकिन अगर राम गाता है तो क्या गाता है? राम खाता है तो क्या खाता है? आंसर मिल जाएगा। राम लिखता है तो क्या लिखता है? पत्र वगैरह लिखता है तो आंसर मिलता है। लेकिन राम जाता है, क्या है? राम जाता है तो राम क्या जाता है? कहाँ जाता है तो आंसर मिलेगा, लेकिन राम क्या जाता है तो यहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा। तो इस पार्ट में जो है अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल था। अकर्मक मतलब बोलते हैं आपको इंट्रांजिटिव वर्ब ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और मूव करते हैं। निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि जगदीश, अन्वय, उच्छ्वास या फिर तल्लीन। तो देखिए यहाँ से आपको देखने को मिलेगा जो वर्ड है आपका अन्वय। क्या है? अन्वय जो वर्ड है इसमें आपका स्वर संधि देखने को मिलेगा, ओके। क्या मिलेगा आपको? जो है से क्या मिलेगा इसमें? स्वर संधि, ठीक है ना। या इसी में देखने को मिलेगा जगह जो जगदीश वगैरह होता है, उच्छ्वास वगैरह तो बताया था सारा आपको, डिवाइड तो कर नहीं रहे होंगे आप लोग। तो देख लीजिए थोड़ा सा बताता हूँ अन्वय के बारे में। तो अन्वय जो है इसमें अनु प्लस अय इसका संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? अनु प्लस अय स्वर संधि है, यानी कि स्वर संधि में टोटल 5 प्रकार में यन संधि है, बताया था ना। स्वर संधि टोटल 5 प्रकार में यन संधि आता है। अब इसका अन्वय में देखिएगा थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्या है, उ प्लस वो अ मिल के व बन गया है ना, तो यहाँ पे यन संधि आता है, ओके। तो समझ गए, ओके। तो यही सारा था आपका। अन्वय में क्या था? स्वर संधि था। उच्छ्वास और तल्लीन का संधि विच्छेद करके बताइए। उच्छ्वास मैं पढ़ा चुका हूँ। उच्छ्वास और तल्लीन, उच्छ्वास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो बताइएगा तल्लीन, दोनों का संधि विच्छेद करके लिखिए जरा। मत बताइए आप लोग को क्या है, मेरा तो काम ही है पूछना। शरत प्लस इंदु, शरत प्लस इंदु में संधि विच्छेद करने पर कौन बनेगा? तो इस बार देख लिया, शरत प्लस इंदु लगाइएगा तो शरदिंदु क्या बन जाएगा? शरदिंदु बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम। कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण है? अव्ययभाव, चिड़ीमार, मुंहमांगा, मनमाना या फिर राज दरबार। तो देखिए यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा, जो मनमाना है, मन माना है, तो मन वर्ड यहाँ पे अव्ययभाव समास है ना। मनमाना जो वर्ड है क्या है? मनमाना एक अव्ययभाव समास का एग्जाम्पल। बाकी जितने भी दिख रहा है, राज दरबार राजा का दरबार, मुंहमांगा मुंह से मांगा हुआ, और चिड़ीमार चिड़िया को मारने वाला, सब में तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा ना, सब में तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा, ओके। तत्पुरुष जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, ओके। तो मन माना जो था वह अव्ययभाव समास है। नहाया धोया वह हमेशा नहाया धोया रहता है। रेखांकित पद में समास कौन सा है? तो नहाया धोया क्या होगा? नहाया धोया पे गलत लिख रखे है ना। नहाया धोया में आपका देखने को मिलेगा, इसमें आपका द्वंद्व समास देखने को मिलेगा। नहाया और धोया दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसमें दोनों होता है, द्वंद्व होता है, यानी कि द्वंद्व मतलब होता है कि दोनों के बीच में प्रतिद्वंद्वी समझते हैं ना।
जो दोनों के पद की प्रधानता होती है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। नहाया धोया द्वंद्व समास के एग्जाम्पल में आएगा। ओके, तत्पुरुष समास वगैरह नहीं होगा। यहाँ पे द्विगु को ऐसे लिख दिया गया है, द्विगु होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा वाक्य में कुछ शब्द सर्वनाम है। अब कुछ शब्द आपको सर्वनाम बताना है। अभी जो है वहाँ पे अच्छा शब्द आपको बताना था कि कौन संज्ञा है, यहाँ पे बताना है कुछ शब्द सर्वनाम। तो कुछ शब्द सर्वनाम है तो ध्यान रखिएगा यह किसी संज्ञा शब्द के लिए यूज हुआ होगा। ओके, जो संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उन्हें को सर्वनाम बोलते हैं। कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हैं, उनमें से कुछ बेवकूफ़ भी हैं, उनमें से कुछ बेवकूफ़ भी हैं, कुछ तो बोलो कुछ लड़कियां उधर भी गई हैं। तो यहाँ से संज्ञा शब्द कहाँ पता चल रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो सर्वनाम देखने को मिल रहा है उनमें से कुछ बेवकूफ़ हैं। क्या है, उनमें कुछ बेवकूफ़ है। कुछ जो है से क्या है, उनमें से जो कुछ बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ जो है से क्या है, जो कुछ जो शब्द है वो यहाँ पे ये जो है किसी आदमी को डिनोट करने के लिए क्या है, उनमें से कुछ क्या है, उनमें से कुछ यानी कोई पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है कि उन लोग क्या है, उनमें से कुछ लोग ऐसे बेवकूफ़ है, यानी किसी के बारे में बताया जा रहा है। तो जो सब संज्ञा के बारे में बताते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग सर्वनाम संज्ञा के जगह पे प्रयुक्त होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सर्वनाम। तो यहाँ से कुछ जो शब्द है वो आपका सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यही सारे कुछ क्वेश्चन थे। यहाँ तक आते हैं तो जेच लिख दीजिएगा और टेलीग्राम वगैरह से जुड़ जाइए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में देखने को चीज़ मिलेगा। और मैं भी सोसाइटी में एजुकेशन को आगे लेकर चलने आया हूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कीजिए। देखिए फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। झारखंड में ना करना क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ को ना एजुकेशन को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा देना, उसमें आपका भी सपोर्ट रहेगा। ओके, जहाँ से भी जिस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग आते होंगे आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। अभी तो मैं ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं हूँ, लेकिन जब अभी से सपना देखूंगा तब तो जाके कुछ होगा, जब सपना ही नहीं देखूंगा तो बनेगा कैसे। तो बहुत चीज़ को करके लेके जाना है, तो फ्यूचर में बहुत सारा चीज़ करना है, तो सपोर्ट वगैरह थोड़ा सा कीजिए। देखिए ना, आप लोग को मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जब भी कोई सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कहता है ना तो आपको कुछ करना नहीं होता है। ओके, सपोर्ट प्रोवाइड करा दीजिए अगर होता है तो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। ओके, और थोड़ा सा जुड़े रहिए, लोगों को शेयर कीजिए। जब बढ़ेगा तो मनी वगैरह आएगा। ओके, तो उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन मैं खुद करूँगा कि मुझे कहाँ करना है। ओके, चलिए तो हो गया। तो ये सारी चीज़ें अब ठीक है, अपना तो काम होगा ही, लेकिन सबका भला भी होना चाहिए ना। कहा जाता है ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो बस उतना आपको कमाना चाहिए कि आपका जो है जीविका पार्जन अच्छा से हो जाना चाहिए। बाकी लोगों का भलाई करने के लिए आपको जरूर सोचना चाहिए सोसाइटी में। ओके, क्योंकि सबको आगे निकल कर नहीं आता है। बहुत लोगों का जिंदगी देखिएगा, बहुत लोग कमाते भी हैं लेकिन अपना धन संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, दूसरा कोई अगर 50 रुपये भी मांगेगा तो देंगे नहीं। ओके, तो चलिए बाकी कोई आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो हमसे कॉन्टैक्ट वगैरह थोड़ा सा कर सकते हैं, अगर जितना सपोर्ट हमसे प्रोवाइड हो सकेगा। ओके, मैं आपको करूँगा। ओके, लेकिन देखिएगा कोई भी चीज़ का ना मिसयूज नहीं होना चाहिए। ओके, आपको अगर ज़रूरी है तो आई विल हेल्प यू, बट उसका मिसयूज मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है से आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। ओके, क्योंकि पता है कि बहुत सारा चीज़ जब लागू होता है ना योजना वगैरह, तो उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा मिसयूज होने लगता है। ओके, तो मिसयूज कोई चीज़ का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें हैं। तो वंदे भारत